students, this is Pratibha Dwivedi, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. I am here to present a lecture on cardiac cycle. Now at first, what is cardiac cycle? हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो एक पंप की तरह वर्क करता है, यानी कि एक टाइम पे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है एंड रिलैक्सेशन भी होता है, एक रिद्म के रूप में होता है, एक सीरीज़ के रूप में होता है। तो हार्ट एक पंप की तरह वर्क करता है जिसके अंदर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, साथ में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों साथ साथ होते रहते हैं, जिससे ब्लड पेरिफेरल ऑर्गन्स में भी ट्रांसफ़र होता है और लंग्स में भी जाता है, और लंग्स से ब्लड एट्रियम में आता है, पेरिफेरल ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। इस प्रकार पूरा जो एक हार्ट है वो एक पंप की तरह वर्क करता है, जो कि पंपिंग करता है। पंप यानी जैसे वाटर पंप होता है, पानी को चढ़ाने के काम आता है, सेम ऐसे ही हार्ट हमारा पंप की तरह वर्क करता है, और पंपिंग के थ्रू हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट करने का काम करता है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसीजर होता है वो रिदमिकली होता है। रिदमिकली मतलब कि एक रिद्म के रूप में होता है, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में हार्ट में एट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है। ये पूरा एक टाइम लिमिट होती है इसके अंदर। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे सिस्टोल कहते हैं एंड जो रिलैक्सेशन होता है उसे डायस्टोल कहते हैं। एक कार्डियक साइकिल में एक सिस्टोल एंड एक डायस्टोल होता है, यानी कि 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। ईसीजी और कार्डियक साइकिल में क्या डिफरेंस होता है? ईसीजी के अंदर जो ऐसे नोट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं जिससे एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि उस एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो मैकेनिकल प्रेशर एट्रियम के अंदर जनरेट होता है, जिस प्रेशर के कारण ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है, तो उस मैकेनिकल प्रेशर और इलेक्ट्रिकल प्रेशर को कंबाइंडली तो कार्डियक साइकिल में स्टडी की जाती है, जबकि ईसीजी के अंदर सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ है ऐसे नोड के थ्रू, जो कि पहले एट्रियम में आता है फिर एवी नोड के थ्रू वेंट्रिकल्स में जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्टडी जो की जाती है वो ईसीजी में की जाती है। तो ईसीजी इज ओनली अबाउट इलेक्ट्रिकल signaling, whereas cardiac cycle includes both electrical signals and mechanical pressure. Both is included in cardiac cycle. एक नॉर्मल हार्ट बीट, जो नॉर्मल हेल्थी पर्सन की हार्ट बीट होती है, अगर वो 75 हार्ट बीट्स पर मिनट है, तो उस एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होगा 60/60 यानी सेकेंड्स 60/75 इक्वल टू 0.8 सेकेंड, यानी कि एक कार्डियक साइकिल एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल होने में जो टाइम लिमिट लगेगी, जो टाइम पीरियड लगेगा, वो होगा 0.8 सेकेंड। इतना ये होता है एक कार्डियक साइकिल में। कार्डियक साइकिल जो होती है वो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होती है एंड देन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है। हार्ट में हम जानते हैं राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स होते हैं और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, जबकि लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एरोटा में, जबकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। इस प्रकार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है पूरी बॉडी में एंड लंग्स में। तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन, अगर कार्डियक साइकिल हम सिर्फ लेफ्ट हार्ट के बारे में बात करें तो सेम सिचुएशन, सेम इवेंट्स अकर इन द राइट हार्ट साइड। तो दोनों ही साइड में सेम ही इवेंट्स होते हैं। बात एक तरफ की समझेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। दोनों सेम सिमिलर सिचुएशंस होती हैं दोनों साइड्स के अंदर। हम कार्डियक साइकिल की स्टडी लेफ्ट हार्ट के साइड में करेंगे, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड एरोटा में। सेम इवेंट्स विल अकर इन राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले ये एट्रियम है और ये है वेंट्रिकल्स और ये एरोटा। यहाँ पे ये मिट्रल वॉल्व एंड दिस इज एरोटिक वॉल्व, ठीक है। दिस इज वेंट्रिकल्स।
ये लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड एरोटा। जो सिचुएशंस लेफ्ट साइड में होंगी वही राइट साइड में होंगी। तो सबसे पहले ऐसे नोड से राइट हैंड जो एट्रियम है उसमें ऐसे नोड सिचुएटेड होता है जो कि पेसमेकर भी कहते हैं। उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं जिन्हें हम पी वेव से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पॉजिटिव वेव्स आती हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है। कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होने पर ये एट्रियम है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होने से इस एट्रियम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ एट्रियम में, जिसके कारण एट्रियम के अंदर जो मैकेनिकल प्रेशर पहले से प्रेजेंट था ब्लड के कारण वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो मिट्रल वॉल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो मिट्रल वॉल प्रेजेंट होते हैं ये खुल जाएंगे और ब्लड रैपिडली जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स में पहले से रैपिड पैसिव फिलिंग के थ्रू लगभग 75% ब्लड पैसिवली पहले से प्रेजेंट होता है। ब्लड पहले से प्रेजेंट होता है। सिर्फ लगभग 25% ब्लड जो होता है वो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आता है। एंड दिस इज फर्स्ट फेज। इस समय एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण इसके अंदर मैकेनिकल प्रेशर इंक्रीज होगा। मैकेनिकल प्रेशर इंक्रीज होने से ब्लड जो होगा वो प्रेशर करेगा जिससे मिट्रल वॉल खुल जाएंगे और मिट्रल वॉल खुलने के कारण ये मिट्रल वॉल खुलेंगे और जो ब्लड होगा वो ट्रांसफ्यूज होगा इन द वेंट्रिकल्स। और ये जो ब्लड आता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड आया इस प्रेशर के कारण, सिर्फ 25% वॉल्यूम होता है इसका वेंट्रियम वॉल्यूम का। लगभग 75% वॉल्यूम जो होता है वो पैसिवली पहले से फिल्ड होता है वेंट्रिकल्स के अंदर। एरोटा एक इलास्टिक मसल्स का बना होता है। इसके अंदर प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही होता है, लगभग 120। लेफ्ट जो एरोटा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो जुड़ा होता है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो जो ब्लड प्रेशर होता है वो लगभग 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, mmHg। ये ब्लड प्रेशर इसके अंदर होता है। तो एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड आया वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स फिल होने लग गया, इसके अंदर अभी कोई प्रेशर नहीं है। अब क्या होगा, ये फर्स्ट जो इवेंट है ये है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद क्या होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड आ गया आपका इसमें। जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जैसे ही ब्लड बढ़ेगा वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इस ब्लड प्रेशर के कारण ये जो मिट्रल वॉल्व है ये ब्लड प्रेशर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एट्रियम में आने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये जो मिट्रल वॉल्व होंगे ये क्लोज हो जाएंगे। मिट्रल वॉल्व क्लोज होने के कारण ताकि ब्लड एट्रियम में ही रहे, इस समय ये दोनों, ये वेंट्रिकल्स, एट्रियम एंड एरोटा सारे ही एक सेपरेट चैम्बर की तरह वर्क कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों लगभग जुड़े हुए हैं, एक सेपरेट चैम्बर की तरह वर्क नहीं कर रहे हैं। जो ब्लड लंग्स के थ्रू एट्रियम में आ रहा था वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में जा रहा है, जबकि यहाँ पर मिट्रल वॉल्व क्लोज हो गए, इसलिए ये तीनों ही सेपरेट वॉल्व चैम्बर के रूप में काम करते हैं। और इसके अंदर एवी नोड के थ्रू वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल आते हैं जिससे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एट्रियम जो होता है वो रिलैक्सेशन हो जाता है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, तो उस समय रिलैक्सेशन हो जाता है और वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने से जो प्रेशर पहले 0 था वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। इंक्रीज होके जो ये 80 प्रेशर रहता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 80 प्रेशर रहता है लोअर,
रिलैक्सेशन टाइम में एरोटा के टाइम में एरोटा के अंदर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर रहता है। यहाँ पे 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर है और यहाँ पर जो प्रेशर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हुआ वेंट्रिकल के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण वेंट्रिकल के अंदर मैकेनिकल प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। ब्लड प्रेशर पहले जो 0 था, यहाँ पर 0 था रिलैक्सेशन स्टेज में, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 0 से 5 होगा, 5 से ये बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, 80 तक पहुंच जाता है। इस स्टेज में जब दोनों वॉल्व बंद हैं और दोनों वॉल्व बंद होने के कारण ये जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल का ये एकदम कांस्टेंट रहता है, एकदम बिना चेंज के रहता है, विदाउट चेंज। तो इस स्टेज को हम, इस इवेंट को बोलते हैं, इस स्टेज को आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है वेंट्रिकल का और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल्स में, इसीलिए इसे बोलेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे मिट्रल वॉल्व के क्लोज होने के कारण हर्ट साउंड सुनाई देता है, जिसे हम बोलते हैं S1 साउंड, HS1 भी बोलते हैं कई बार S1 भी बोलते हैं, HS1 साउंड, जो कि मिट्रल वॉल्व के बंद होने के कारण सुनाई देता है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली होती है कि कभी भी जो वॉल्व्स होते हैं ये खुलते समय साउंड नहीं करते हैं। जब भी वॉल्व्स, जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं, ये बंद होते समय ही साउंड जनरेट करते हैं। कभी भी खुलते हुए ओपन जब होंगे तब ये साउंड जनरेट नहीं करेंगे। अगर ये ओपन होते वक्त साउंड जनरेट करते हैं तो इसका मतलब आपके हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपको कार्डियकली कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर हार्ट जो वॉल्व्स हैं ये खुलते वक्त साउंड कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं तो। ठीक है, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, दूसरी स्टेज हो गई। इसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ने लगता है, धीरे धीरे जो प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स में बढ़ने के कारण ये क्या होगा, जो प्रेशर है अंदर मैकेनिकल प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये 80 से जैसे ही 81 हुआ, यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से ज़्यादा हो गया, वेंट्रिकल का प्रेशर एरोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया, जिसके कारण ये वॉल्व्स खुल जाएंगे। तो थर्ड स्टेज होती है जिसके अंदर ये वॉल्व खुल जाते हैं, जो एरोटिक वॉल्व हैं ये खुल जाएंगे और ब्लड डायरेक्टली रैपिडली इजेक्शन होगा एरोटा के अंदर। एरोटा क्योंकि ये इलास्टिक मसल्स का बना होता है इसीलिए ये भी फूल जाता है और यहाँ से ब्लड डायरेक्टली पेरिफेरल आर्टरीज में चली जाती हैं। जो पेरिफेरल आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है। तो वेंट्रिकल से रैपिडली प्रेशर इंक्रीज होने के कारण रैपिडली वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा में जा रहा है, इसलिए इस फेज को बोलते हैं रैपिड इजेक्शन। ऑफ ब्लड। ठीक है, 3 स्टेज हो गई। यहाँ पे पहली स्टेज में एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, दूसरी स्टेज में एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इस समय जो वेंट्रिकल जो एट्रियम है वहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ के ये एक तरह से एक रिजर्वोयर की तरह, एक टैंक की तरह वर्क करता है, जिसके अंदर पल्मोनरी जो वेंस हैं उनके थ्रू जो लंग्स होते हैं वहाँ से ब्लड आता है। ये जो लंग्स हैं इनसे ब्लड आता है, कहाँ से, एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड आता है। तो इस समय एट्रियम जो है सिर्फ एक रिजर्वोयर की तरह काम कर रहा है और कोई वर्क नहीं करता, जबकि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्रेशर इंक्रीज होता है और जैसे ही प्रेशर एरोटिक प्रेशर से बढ़ जाता है, 81 हो जाता है, वैसे ही ये वॉल्व, एरोटिक वॉल्व खुल जाएंगे और खुलने के कारण ये ब्लड जो है वेंट्रिकल से रैपिडली इजेक्ट होगा, रैपिडली एरोटा में जाएगा और इसी फेज को बोलते हैं रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड। अब क्योंकि ब्लड रैपिडली जा रहा है, इजेक्ट हो रहा है, इस समय कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट है, धीरे धीरे क्या होगा, इस समय भी ये एट्रियम जो है वो एक रिजर्वोयर और टैंक की तरह ही वर्क कर रहा है, जबकि जो वेंट्रिकल है वो एक तरह से
कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और ब्लड को रैपिडली प्रेशराइज करके पंप कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे क्योंकि ये इलास्टिक मसल्स का बना होता है तो ये तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है। इसमें रैपिडली इजेक्शन के कारण ब्लड प्रेशर कम लगभग इंक्रीज हो जाता है 120 mm ऑफ मरकरी के तक, लगभग 120 mm ऑफ मरकरी इंक्रीज हो जाता है एरोटिक प्रेशर, जबकि इसके अंदर भी इंक्रीज होते होते लगभग 120 तक पहुंचता है। फिर ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ब्लड इजेक्ट हो रहा है और ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, क्योंकि ब्लड इजेक्ट हो रहा है तो एरोटा में जा रहा है, एरोटा के थ्रू पेरिफेरल और आर्टरीज में जा रहा है और पेरी ऑर्गन्स में जा रहा है, जिससे इसके अंदर ब्लड कम होने के कारण, ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे 80 तक पहुंच जाएगा। अब ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम हो गया है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम है, जबकि एरोटा में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो एरोटा में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ब्लड की टेंडेंसी रहेगी कि वो वापस से वेंट्रिकल्स में आए, जबकि वेंट्रिकल्स में इसको जाना कहाँ है, पेरिफेरल ऑर्गन्स में, लेकिन इसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि ये वापस से वेंट्रिकल्स में आने की टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि वेंट्रिकल का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है कंपेयर टू एरोटिक ब्लड प्रेशर, इसलिए ब्लड वापस से बैक फ्लो करेगा वेंट्रिकल्स के थ्रू की तरफ। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए ये जो वेंट्रिकल्स है इस समय, ये जो फेज है इस समय, क्योंकि धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है, इसे बोलते हैं स्लो इजेक्शन फेज। अब यहाँ पे स्लो इजेक्शन फेज है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ये एरोटिक वॉल्व जो होंगे ये क्लोज हो जाएंगे, ताकि ब्लड वापस से बैक फ्लो नहीं करे। अब ब्लड बैक फ्लो नहीं करे, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो गया था 120 के करीब हो गया था, जबकि यहाँ पे प्रेशर 120 से लगभग कितना हो गया था, 80 के करीब पहुँच चुका था। इसीलिए ब्लड वापस से इधर नहीं आए, इसलिए ये वॉल्व भी क्लोज हो जाएंगे। अब एरोटिक वॉल्व जब क्लोज होंगे तो वापस से, जैसा कि हम जानते हैं वॉल्व जब भी क्लोज होते हैं हार्ट के, तभी हमें हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो वापस से एक हार्ट साउंड सुनाई देगी जिसे हम बोलते हैं S2 साउंड या HS2। हार्ट की है इसलिए HS2 साउंड। ये साउंड जनरेट होगी जबकि एरोटिक वॉल्व्स क्लोज होंगे, जो कि सेमील्यूनर होते हैं। ये जब क्लोज होते हैं तो HS2 साउंड सुनाई देती है। पहला साउंड सुनाई देता है जब मिट्रल वॉल्व क्लोज हुए थे, और जैसे मिट्रल वॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट एट्रियम में मिट्रल वॉल्व क्लोज होंगे, जबकि राइट एट्रियम में कौन से वॉल्व क्लोज होंगे, बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं, सॉरी ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज होंगे। ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने पर और मिट्रल वॉल्व के क्लोज होने पर हमें S1 साउंड सुनाई देगा, जबकि एरोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व के क्लोज होने पर हमें S2 साउंड सुनाई देता है। यहाँ पे क्योंकि वापस से वेंट्रिकल जो है वो अब रिलैक्सेशन स्टेज में आ गया है, वेंट्रिकल जो है रिलैक्सेशन स्टेज में आ गया है और वापस से दोनों वॉल्व क्लोज हो गए हैं। दोनों वाल्व के क्लोज होने के कारण वापस से ये जो वेंट्रिकल एक सेपरेट चैम्बर की तरह काम करेगा और इसका जो ब्लड वॉल्यूम है ये कांस्टेंट हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तो एरोटा से इसका कोई लेन देन है, ना ही एट्रियम से कोई लेन देन है। तो ब्लड कहीं पे से भी ना तो आ रहा है ना जा रहा है, इस कारण इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। और क्योंकि इस समय वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्सेशन स्टेज में, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इस कारण इसको बोलेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। यहाँ पे ब्लड एक्सचेंज नहीं हो रहा वेंट्रिकल से कहीं पर भी, ना एरोटा में ना एट्रियम में, इसीलिए इस फेज को हम बोलेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है जबकि यहाँ तक कॉन्ट्रैक्शन था वेंट्रिकल के अंदर। हमारा एट्रियम सेम वही वर्क कर रहा है, एक रिजर्वोयर वर्क कर रहा है, टैंक की तरह काम कर रहा है, लंग्स से ब्लड रिस्टोर करने का काम कर रहा है। और एरोटा में धीरे धीरे ब्लड प्रेशर
कम होता है और ब्लड जाता है डायरेक्टली पेरिफेरल आर्टरीज में, जहाँ से वो पेरिफेरल ऑर्गन्स को सप्लाई होता है ब्लड। यहाँ तक आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है, ब्लड रिलैक्स स्टेज में होता है। फिर इसके बाद आएगा, इसके बाद क्या होता है, स्लो इजेक्शन फेज आती है। इसके बाद अब क्या होगा, वही मिट्रल वॉल्व खुलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे तो ब्लड ये रिजर्वोयर की तरह काम कर रहा है, ब्लड लंग्स से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ब्लड नहीं एक्सचेंज हो रहा है, एट्रियम से ब्लड अभी वेंट्रिकल्स में नहीं जा रहा है। तो एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने के कारण धीरे धीरे इस वॉल्व के ऊपर प्रेशर लगेगा, जो मिट्रल वॉल्व है, या फिर बोलो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके ऊपर प्रेशर लगने के कारण ये वॉल्व, जो मिट्रल वॉल्व हैं, ये खुल जाएंगे। ये खुलने के कारण, जो मिट्रल वॉल्व इस समय खुला है, मिट्रल वॉल्व के खुलने के कारण ये जो ब्लड है रैपिडली जाएगा, बिना किसी प्रेशर के रैपिडली कहाँ फ्लो होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर नहीं लग रहा है, यहाँ पे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, एट्रियम भी रिलैक्स स्टेज में है और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स स्टेज में, बिना किसी प्रेशर के डायरेक्टली एट्रियम से ब्लड जो जा रहा है वो वेंट्रिकल्स में जा रहा है डायरेक्टली। तो इस समय जो एट्रियम है वो एज ए कंडुइट वर्क कर रहा है, एज अ बीच का मीडिएटर की तरह वर्क कर रहा है, जो कि लंग से ब्लड को डायरेक्टली कहाँ, वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ पर वॉल्व खुल गए हैं और रैपिडली, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं रैपिड पैसिव फीलिंग फेज। रैपिडली पैसिव फेज हो रही है, यहाँ पर जो ब्लड है वो रैपिडली पैसिवली फिल हो रहा है, पैसिव बिना किसी प्रेशर के फिल हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं रैपिड पैसिव फीलिंग फेज। अब यहाँ पर ये जो लगभग 75% जो हमने बात की थी कि ब्लड पहले से प्रेजेंट होता है, वो इसी कारण होता है, रैपिड पैसिव फीलिंग के कारण, जो बिना किसी प्रेशर के जनरेट होता है। जैसे ही लगभग 75% वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल विल बी फिल्ड, एस ए नोड विल फायर। एस ए नोड जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है वो फायर करेगा, वो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करके बोलेगा एट्रियम यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वापस से ब्लड जो होगा वो अब यहाँ पर प्रेशर के थ्रू ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। तो इस प्रकार टोटल 0.8 सेकेंड की एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होती है कि कितने, लगभग 0.8 सेकेंड में एट्रियम जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एक बार होता है, बाकी सब जगह है एट्रियम जो है वो रिलैक्स्ड स्टेज में है। यानी कि एट्रियम, अगर बात करें एट्रियम सिस्टोल जो है वो लगभग, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लगभग 0.1 सेकेंड का होता है, जबकि एट्रियम डायस्टल जो होता है वो लगभग 0.7 सेकेंड का होता है। जबकि हम बात करें अगर वेंट्रिकल्स की, तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन 3 बार हो रहा है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकेंड का होगा, और बचे हुए 0.5 सेकेंड में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल डायस्टोल पोजीशन में है, यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्सेशन पोजीशन में है, डायस्टल हो रहा है। रिलैक्सेशन को डायस्टल और सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेम यही सिचुएशन राइट साइड ऑफ हार्ट में भी होगी, लेकिन वहाँ पर जो यहाँ पर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर होता है, वहाँ पर लगभग पल्मोनरी आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो लगभग 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइट साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सिर्फ लंग्स में जाना होता है, जबकि एरोटा का काम होता है पूरे ऑर्गन्स में ब्लड को ट्रांसफ़र करना। इसीलिए एरोटिक जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू पल्मोनरी आर्टरीज के प्रेशर के। इसीलिए
बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जो एरोटा का प्रेशर होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो लगभग 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इवेंट्स सेम होंगे एरोटा में, उधर भी राइट हैंड साइड में भी जैसे यहाँ पर 80 से 81 होते ही वॉल खुल गए थे, सेम वैसे ही वहाँ पर 25 से 26 होते ही मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो प्रेशर है वो राइट हैंड साइड पे, राइट वेंट्रिकल्स में जैसे ही प्रेशर 26 होगा वैसे ही पल्मोनरी वॉल जो होंगे वो खुल जाएंगे और ब्लड रैपिडली इजेक्ट होगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। सेम सिचुएशन, सेम इवेंट्स विल अकर इन राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि ग्राफ के थ्रू कैसे हमें रिप्रेजेंट करें कार्डियक साइकिल में जो जो इवेंट्स हमने अभी बात की वो कैसे ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ पे जैसे हमने बात की थी कार्डियक साइकिल में जो हम बात करते हैं जो मेन फोकस होता है वो मैकेनिकल प्रेशर पे होता है, ब्लड के प्रेशर के ऊपर। तो सबसे पहले एट्रियम की बात करें तो एट्रियम में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो लगभग हमें इस तरह का डोम शेप स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा जिसे हम बोलते हैं ए वे। ठीक है, एट्रियम के अंदर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होगा, जो क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसीलिए ग्राफ जो मिलेगा वो ए मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही वॉल्व जो मिट्रल वॉल्व हैं वो क्लोज होंगे उस समय एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसे हम बोलते हैं ऐसे बल्ज। एक प्रेशर, क्योंकि एट्रियम में अचानक से जब मिट्रल वॉल्व क्लोज होते हैं तब भी एट्रियम में प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होता है और ऐसा बल्ज लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं सी। ग्राफ में जो हम बात करते हैं सी वेव कहते हैं। ये वेव इलेक्ट्रोग्राम के जो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बात करते हैं PQRST वेव्स उनसे डिफरेंट हैं। यहाँ एट्रियम की बात चल रही है। एट्रियम में पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसके कारण एट्रियम में प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जो हमें ग्राफ में सिचुएशन नज़र आएगी वो उसे हम बोलेंगे, जो वेव्स मिलेंगी उसे हम बोलेंगे ए वेव्स। फिर धीरे से जब जैसे ही मिट्रल वॉल्व क्लोज होंगे तो वापस से हल्का सा प्रेशर जनरेट होगा, हल्का सा प्रेशर बढ़ेगा तो उसके कारण जो हमें वेव मिलती है वो होती है सी वेव। उसके बाद एट्रियम एकदम रिलैक्स स्टेज में होता है, प्रेशर जीरो पे चला जाता है, जीरो पे जाता है और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और इसी को हम बोलते हैं वी वेव। ये इस तरह से वेंट्रिकल्स के अंदर सिचुएशन, एट्रियम में सिचुएशन होती है। अगर यही बात हम वेंट्रिकल्स के लिए करें तो वेंट्रिकल्स में भी सेम ही सिचुएशन होगी। ठीक है, पहले ब्लड प्रेशर जीरो पे रहता है, एट्रियम में से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, तो वेंट्रिकल में भी प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के कारण धीरे धीरे जैसे ही मिट्रल वॉल्व क्लोज होगा धीरे धीरे ब्लड प्रेशर होगा वो जीरो पे आ जाएगा। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की जब बात करते हैं वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो लगभग ज़ीरो होता है। धीरे धीरे वो जब वो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, वो प्रेशर इंक्रीज़ होते होते लगभग 80 तक पहुँच जाता है। इस 80 की सिचुएशन पे आता है और जैसे ही 80 से ऊपर जाएगा एरोटिक वॉल्व जो खुल जाते हैं और रैपिड इजेक्शन होता है। रैपिड इजेक्शन के कारण वापस से ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डाउन होता है और वापस से जीरो पे आ जाता है। ये तो है वेंट्रिकल्स की सिचुएशन जहाँ पे ब्लड प्रेशर पहले रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होकर पहुँच जाता है, इंक्रीज होकर पहले 81 पे पहुँचा है, 81 से फिर जैसे ही एरोटिक वॉल्व खुलेंगे तो ब्लड प्रेशर 120 तक पहुँच जाता है। 120 से पहुँचने के बाद क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली ब्लड जो हो रहा है वो पेरिफेरल ऑर्गन्स में सप्लाई हो रहा है तो वेंट्रिकल का जो प्रेशर अंदर का वो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर जो वेंट्रिकल्स के अंदर का है वो कम होता जाएगा। कम होने के कारण ये 120 तक आ गया। 120 के बाद धीरे धीरे ब्लड प्रेशर वापस से डिक्रीज़ होना स्टार्ट करेगा और डिक्रीज़ होते होते वापस से ज़ीरो पे आ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर ये है वेंट्रिकल्स की सिचुएशन। और अगर एरोटा की सिचुएशन की बात करें तो उसमें लगभग 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी शुरू में होता है ब्लड प्रेशर, जो कि बाद में रैपिड इजेक्शन के टाइम में आ जाता है आपका 180 तक। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और 120 तक पहुंच जाता है आपका और 120 पर ही बना रहता है और वापस से 80 पे आता है आपका नेक्स्ट साइकिल में। ठीक है, ये तो है तीनों की अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बात करें
तो जैसे ये मैकेनिकल प्रेशर स्टार्ट होता है, मैकेनिकल जो इवेंट है, ये जो प्रेशर के कारण जो कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है, वो कब स्टार्ट होती है, जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है तभी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो उसके अंदर पी वेव्स क्यू वेव्स मिलेंगी वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, ये पी वेव, फिर ये क्यू आर एस एंड टी वेव, ये स्टार्ट होता है धीरे धीरे। जो कि क्यू आर एस होता है ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जबकि ए वेव जो पी वेव होती है ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन बोलो, एट्रियम सिस्टोल बोलो, या फिर एट्रियम डीपोलराइजेशन। और वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के कारण क्यू आर एस वेव्स, और क्यू आर एस के एंड में एट्रियम रिलैक्सेशन की शुरुआत में ही टी वेव्स हमें प्राप्त होती हैं। तो या एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के एंड में वो बात करें, या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के एंड में, या वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें ये टी वेव्स प्राप्त होती हैं, जो कि उस समय प्रेशर अधिक होता है। तो ये वाला जो है ये तो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का, जबकि ये जो तीन अलग अलग मैकेनिकल प्रेशर के बने हैं, ए वेव, सी वेव एंड वी वेव जो बनती हैं, वो बनती हैं कार्डियक साइकिल में मैकेनिकल प्रेशर के कारण। कार्डियक साइकिल विल इंक्लूड बोथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल प्रेशर एंड मैकेनिकल प्रेशर, बोथ मैकेनिकल सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोनों ही कार्डियक साइकिल में इंक्लूड होते हैं। जबकि ईसीजी इज ओनली स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज जनरेटेड बाय द एसए नोड एंड ट्रांसफर्ड थ्रू द वेंट्रिकल्स बाय एवी नोड। वो इस एसए नोड के थ्रू जनरेट होता है और एवी नोड के थ्रू वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इस प्रकार ये कार्डियक सिग्नल जनरेट होता है। इसमें जो साउंड्स जनरेट होते हैं, सबसे पहले बात की थी एट्रियम, हार्ट साउंड्स जो जनरेट होते हैं जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय मिट्रल वॉल्व जब क्लोज होते हैं, सब फर्स्ट टाइम जब मिट्रल वॉल्व क्लोज होते हैं, क्लोज के टाइम जो साउंड होता है वो S1 साउंड होता है। दूसरा जो एरोटिक वॉल्व के क्लोज के टाइम में जो होता है दैट इज S2 साउंड जनरेट होता है। तीसरा, कई बार ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम में जब रैपिड फीलिंग, पैसिव फीलिंग होती है, रैपिड पैसिव फीलिंग फेज आती है, उस समय भी एक साउंड जनरेट होता है जिसे S3 साउंड कहते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कोई भी मैकेनिकल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं जिसके कारण हार्ट पंपिंग तेज हो जाती है, तो उस समय जो रैपिड पैसिव फीलिंग हो रही थी, जिस समय एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, बस एक कंड्यूट की तरह वर्क करता है, एज अ मीडिएटर वर्क करता है लंग्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, उस समय जो पैसिवली ब्लड ट्रांसफ़र होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, उसके कारण भी एक साउंड जनरेट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं S3 साउंड। ये जनरली एक्सरसाइज के दौरान ही जनरेट होता है। और एक चौथा साउंड भी कई बार सुनाई देता है S4 साउंड, जो कि जनरेट होता है अगर एट्रियम हाइपरट्रॉफिक वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हों। हाइपरट्रॉफिक वेंट्रिकल्स की प्रेजेंस में ये S4 साउंड जनरेट होता है। ये जो कि एक डिजीज्ड साउंड है, अगर आप बोले पैथोलॉजिकल साउंड है, अगर ये साउंड जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब हार्ट में प्रॉब्लम है। हाइपरट्रोफिक का मतलब जो वेंट्रिकल्स की मसल्स हैं जो ईजिली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स की मसल्स जो होती हैं वो ईजिली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन अगर उनके अंदर स्टिफनेस इंक्रीज हो जाए जिसके कारण उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाए, उनके कॉन्ट्रैक्शन के करने में जो है उनको मसल्स को ज़्यादा पावर लगानी पड़े, तो उस समय एक साउंड जनरेट होता है जिसे बोलते हैं S4 साउंड। ये एक पैथोलॉजिकल साउंड है जो कि हार्ट की फंक्शनिंग में यानी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये सिग्नल S4 साउंड जनरेट बताता है अगर ये जनरेट हो रहा है। तो दीज 4 टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल ख़त्म होती है, वापस से नेक्स्ट कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। 0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन टाइम होता है अगर नॉर्मल हार्ट बीट 75 हार्ट बीट पर सेकेंड है तो। थैंक यू।
Thank you for watching this video, and please like, comment and share, and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website gurukepio.com. Thank you.